नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं मृत्युंजय खींची आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे 18वीं सदी के भारत की, और 18वीं सदी के मध्य जो भारत की स्थिति थी, उस स्थिति में हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बातें की। उसमें हमने पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, इनकी चर्चा की थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या जो अंग्रेज हैं उनकी चर्चा शुरू की थी। तो आज उसके आगे जो है हम बात करते हैं। अठारहवीं सदी के मध्य भारत की क्या स्थिति थी। इस स्थिति में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसकी चर्चा कर रहे थे। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में जो है पुर्तगाली, डच या हॉलैंड कंपनी इसकी चर्चा कर चुके थे, और अंग्रेज़ों की चर्चा कर रहे थे, या ब्रिटेन वाले, ब्रिटिश जिन्हें हम कह रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो है हमने कुछ बातें तो आपको कल बताई थी कि ये कंपनी जो है वो कब बनी है, और जो है कब अस्तित्व में आई, कितने वर्षों के लिए जो है वो व्यापार करने की परमिशन मिली भारत में और पूर्वी देशों के साथ में। और उसके पश्चात जो है इस कंपनी ने भारत में किस प्रकार जो है वह दूसरी कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त किया, और साथ ही जो है किस प्रकार जो है कम संख्या में होने के बावजूद भी लगभग राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप शुरू किया, और बहुत लंबे समय तक जो है वो शासन किया। तो हमने जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की थी लगभग 1640 में, कि चंद्रगिरी के राजा दरबेला वेंकटप्पा के से इन्होंने जो है वो मद्रास का एरिया छीना था, और यहाँ पर सेंट जॉर्ज जो है नामक एक किले का निर्माण करवाया, जो कि पहला किला इनके द्वारा बनाया गया। और इसके पश्चात जो है वह आज हम बात करते हैं कि 1651 में शाह शुजा से अनुमति लेकर ब्रिस्बेन ने बंगाल में हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना की, और बाद में कासिम बाजार, पटना और आजमल भी अंग्रेजों ने खोले। तो सबसे पहले ये बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि 1651 में शाह शुजा से अनुमति लेकर ब्रिस्बेन ने बंगाल में हुगली नामक स्थान पर जो है अंग्रेज कारखाने की स्थापना की है। इसके पश्चात जो है अगली बात करते हैं, और इसमें हमने यह देखा कि 1651 में शाह शुजा से अनुमति लेकर यह जो है कारखाना खोला गया था, और 1651 में ही एक अंग्रेज डॉक्टर बॉटन द्वारा शाह शुजा के हरम की एक स्त्री का उपचार करने पर बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 में एक निशान या विशेष फरमान के चलते 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण हिस्ट्री जो है वो यहाँ से शुरू होती है कि अंग्रेजों को
3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार करने की अनुमति बंगाल में दे दी गई है। और इसके पश्चात 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में था उसके अधीन कर दी गई। इसके पश्चात जो है वो 1651 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेगराजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हुआ और पुर्तगाल ने चार्ल्स को बम्बई जो है वह दहेज में दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो विद्यार्थियों एक नक्शे के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। छोटा ही नक्शा बना लेते हैं। ठीक है, यह है राजस्थान की स्थिति। उम्मीद करता हूँ नक्शे में देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र की स्थिति, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, और यहाँ जो है हम बात कर रहे हैं बंगाल की, तो यह स्थिति, और इसके चलते जो है आगे बात करेंगे। कि सबसे पहले तो विद्यार्थियों 1651 में शाह शुजा से अनुमति मिली। 1651 ईस्वी में शाह शुजा से अनुमति मिली और बंगाल में शाह शुजा से अनुमति ली। और बंगाल में हुगली नदी के तट पर बंगाल में कारखाना की स्थापना की। किन्होंने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। शाह शुजा कौन है? ये जो है बंगाल की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बंगाल का नवाब है। ठीक है। और कहीं कहीं जो है सूबेदार भी कह सकते हैं, क्योंकि 1707 तक औरंगजेब जब शासन कर रहा है तो ये बंगाल का सूबेदार लिखना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है। इसके पश्चात जो है 1651 में एक अंग्रेज डॉक्टर बॉटन द्वारा 1651 ईस्वी में एक अंग्रेज डॉक्टर बॉटन द्वारा शाह शुजा के हरम की एक जो स्त्री है का उपचार करने के बदले में अंग्रेजों ने बंगाल में
व्यापार करने का विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया। इस विशेष अधिकार को शाही फरमान लिखते हैं या निशान, शाही निशान कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 3,000 रुपये वार्षिक कर, 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार। विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण बात जो है आपके सामने मैंने लिखी है, यह एक वह घटना है जिस घटना से बंगाल के अंदर अंग्रेज जो है वह विशेष हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये विशेष हस्तक्षेप की जो नौबत है वह इसीलिए आ रही है कि एक सूबेदार के द्वारा अपने जो हरम की एक स्त्री का जो है इलाज किसी अंग्रेज डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है और उससे खुश होकर और वह इतनी बड़ी गलती कर रहा है। इसके पश्चात 1658 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियाँ सेंट जो है, तो बंगाल, बिहार, इसके पश्चात जो है लगभग कब 1658 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियाँ जो है वह मद्रास के अंदर एक किला बनवाया था जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज नक्शे में देखेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, और यह एमपी, ये वाला हिस्सा जो है यूपी और ये वाला हिस्सा एमपी। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा कब? 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की समस्त फैक्ट्रियां, यहाँ की समस्त फैक्ट्रियां किसके अधीन कर दी? फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी। ठीक है, ये फैक्ट्रियाँ इनके अधीन कर दी। तो अब आप ये देखेंगे नक्शे के माध्यम से बंगाल, यहाँ पर लिख देता हूँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कि आपके मन में प्रश्न आता है कि जो अंग्रेज हैं वह प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध बंगाल के एरिया में लड़ रहे हैं और इधर से जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ की फैक्ट्रियाँ जो है वह इसके अधीन कर रही है और यहाँ पर जो है जो गवर्नर है वह गवर्नर मनमानी करेगा। और उसके पश्चात दूसरी बड़ी घटना हो रही है कि 1661 में जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेगराजा 1600 एक प्रमुख घटना ये यहाँ लिखता हूँ 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम है कैथरीन बेगराजा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, पुर्तगाली राजकुमारी है और पुर्तगाली राजकुमारी की शादी किससे हो रही है? शादी हो रही है ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से।
का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड से हुआ तो पुर्तगालियों ने बम्बई अंग्रेज़ों को दहेज के रूप में दिया। अब देखो, बम्बई यहाँ अंग्रेज ऑलरेडी जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और एमपी में है, और एक एरिया ये भी आ गया और दहेज के रूप में मिला है। ठीक है, ये यहाँ से जो है इसका एरो लगाते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने कि ऑलरेडी जो है इस एरिया की तरफ पुर्तगाली थे। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, द्वीप की तरफ, सूरत की तरफ जो है, और सालसेट, बसीन, इन एरिया में जो कि महाराष्ट्र के एरिया है, इन एरियो में ऑलरेडी पुर्तगाली हैं और पुर्तगाली जो है दहेज के रूप में ये दे रहे हैं। तो यहाँ से जो टैक्स है, राजस्व है, वह अंग्रेज वसूल करेंगे इनके पास में जो आएगा, और इससे क्या होगा, ये एक एरिया भी जो है उस पर अंग्रेजों का अधिकार बढ़ेगा। तो एक एक करके चीज़ें जब समझने की कोशिश करेंगे कि नक्शे के माध्यम से बेहतर जो है वो आपको समझ में आएगा। और मेरा मानना तो यह है कि अगर आप पढ़ते समय खाली जो नक्शा है वो लेकर बैठे और उसमें खुद ड्रॉ करके कि किस शहर की, किस जगह की बात कर रहे हैं, और वह खुद ड्रॉ करके जो है अगर आप लिखते हैं उसमें, तो वो आपको जो है वो लंबे समय तक याद रहेंगी चीज़ें, और चीज़ें बहुत ही क्लियर होंगी। अब जो है बम्बई जो है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगरी है, वह अब अंग्रेजों के अधीन हो गई है। 1687 में जब सूरत की जगह बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती हुई, तो अंग्रेजों ने औरंगजेब से बम्बई की किलेबंदी करने की अनुमति मांगी। अब जब बात कर रहे हैं 1661 या 1668, तो अभी तक जो है वो मुगलों में जो है औरंगजेब का शासन है, और औरंगजेब का शासन है तो औरंगजेब से ये जो है वह बम्बई में किलेबंदी जो है वह करनी चाहिए। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक शक्ति मौजूद है जो कि मराठे हैं। तो नक्शे में आप देखेंगे कि बम्बई में जो है वह अंग्रेज किलेबंदी की मांग कर रहे हैं। कब? 1687 में, 1687 ईस्वी में। विद्यार्थियों, अगर आप मुगल काल को साथ में लेकर चलते हैं, मुगल काल को साथ में लेकर चलते हैं, तो यहाँ बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब समय लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 1526 से 1530, 1530 से 1555 डायरेक्ट लिख देता हूँ, और 1556 से 1605, 1605 से 1627, 1627 से 1657 और 1657 से लेकर 1707। तो इस समय की बात कर रही हैं।
तो औरंगजेब से जो है वो बम्बई की किलेबंदी की परमिशन मांगी गई है अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि उनको मराठों का डर है, यहाँ पर ऑलरेडी मराठा मौजूद हैं, ठीक है, और इसीलिए जो है यहाँ की परमिशन मांग रहे हैं। अंग्रेजों को मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1686 में हुगली के बाहर खदेड़ दिया था। एक कारण इसका यह भी था कि 1686 में अंग्रेजों को हुगली से जो है बाहर खदेड़ दिया था औरंगजेब ने, और कंपनी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को भी बाहर निकाल दिया था। अब 1690 में जॉब चौरनॉक बंगाल की कंपनी के एजेंट के रूप में आए। जॉब चौरनॉक ये है अब नए एजेंट के रूप में बम्बई में आए, और उन्होंने जो है वह यहाँ पर फैक्ट्री स्थापना की, और जॉब चौरनॉक ही है जिसने 1699 में फोर्ट विलियम का किला बनाया और कलकत्ता की नींव डाली। तो एक प्रश्न जो है यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण जानकारी लिखेंगे कि 1699 में जॉब चौरनॉक ने कलकत्ता की नींव डाली, ठीक है, और विशेष बात यह है फोर्ट विलियम का किला भी इन्होंने ही बनवाया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम का किला बनवाया। ठीक है, अब विद्यार्थियों जो हैं वो 2 किले अंग्रेजों के यहाँ पर हो चुके हैं, एक बम्बई में है, एक मद्रास में है और एक कलकत्ता में। ठीक है, 1700 ईस्वी में सर चार्ल्स आयंगर को फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर बनाया गया। ठीक है, इतना ज़्यादा डीपली आपको तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जानकारी आपको देना उचित समझा इसीलिए दी है। और इसके पश्चात जो है औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले समस्त यूरोपीय लोगों को गिरफ्तार करने का जब आदेश दिया तो अंग्रेज जो है उससे जो है घबराए। और इसके पश्चात जो है 1694 में ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके ब्रिटेन की सारी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया। और 1698 में अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की और 1702 में दोनों कंपनियों को विलय करने का निर्णय लिया और संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ रखा। दोबारा बोलता हूँ कि 1602 में दोनों कंपनियों का विलय किया अंग्रेजों ने। एक कंपनी जो है वो पहले से यहाँ आ चुकी थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे थे, एक कंपनी जो है वो 1694 में दोबारा बनाई ब्रिटेन में और उसके पश्चात जो है उसको भारत भेजा। इस कंपनी का नाम और दोनों कंपनियों को मर्ज करके नाम रखा संयुक्त कंपनी का द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में जो है आपको तो नहीं पूछेंगे, केवल एक बात जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखने की है कि आप जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब के पश्चात बहादुर शाह, यहाँ बहादुर शाह के बाद में जहांदार शाह और जहांदार शाह के बाद में फर्रुख शेर। क्योंकि मैं विद्यार्थियों बार बार मैं इन्हें इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि जो विद्यार्थी इसी वीडियो से पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं वह विद्यार्थी अचानक से जब ये नाम सुनेंगे तो उनके मन में जो है वो एक घबराहट हो जाएगी कि ये क्या किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो औरंगजेब के पश्चात जो है वह बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद में जहांदार शाह और जहांदार शाह के बाद में फर्रुख शेर। आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसका समय है 1707 से 1712,
1712 से 1713 और 1713 से 1719 ईस्वी। अब विद्यार्थियों एक डेट हमारे सामने फिर आ गई है। और एक दूसरी बड़ी घटना जो अब इसके समय घटित हुई कि फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में हेल्म जो है विलियम 1717 ईस्वी में एक बंगाल में जो है वह फरमान जारी किया और 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी के व्यापार की सीमा को शुल्क से मुक्त कर दिया। ठीक है। दस्तक प्रथा जिसे हम कह रहे हैं 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले वार्षिक कर के बदले बिना सीमा शुल्क दिए, जिसे हम साधारण भाषा में चुंगी भी बोलते हैं, एक प्रकार का टैक्स हुआ, दिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इस फरमान फर्रुखसियर ने बदले व्यापार अनुमति प्रदान की। इसे ही जो है शाही फरमान कहा है, इसे ही दस्तक प्रथा कहा है। विद्यार्थियों, अगर आपको कंपटीशन में कहीं ये प्रश्न पूछ ले कि दस्तक प्रथा क्या है या शाही फरमान क्या है, तो वहाँ पर आप इसका जिक्र करेंगे और क्या बताएंगे कि फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना सीमा शुल्क के व्यापार करने की परमिशन दे दी। यह परमिशन ही आप जो है अंग्रेज़ों के हौसले बुलंद करेगी और ये परमिशन ही जो है वह अंग्रेज़ों को भारत की जो राजनीति है उसमें हस्तक्षेप करने का जो है हौसला देगी। तो अब जो है दस्तक निशुल्क व्यापार का आज्ञापत्र था। दस्तक इसको निशुल्क व्यापार का आज्ञापत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इससे क्या हुआ, इससे जो है अंग्रेज़ों के पास में एक अवसर आया जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बंगाल में कर सकते थे। ऑर्म ने फर्रुखसियर के इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। ऑर्म ने, एक इतिहासकार हैं ऑर्म, इन्होंने इसे जो है कहा है कंपनी का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र। ठीक है। अब कंपनी जो है वो भारत में व्यापार बढ़ाएगी। ठीक है। तो विद्यार्थियों, आपके सामने जो है वह एक ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें जो है कंपनी व्यापार जो है वो भारत में बढ़ाने के लिए परमिशन प्राप्त कर चुकी है। 17वीं सदी के अंत तक भारत में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास अंग्रेजों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र तो बन ही गए थे,
और इसके अलावा देश में आंतरिक भागों में पटना, अहमदाबाद, आगरा, बुरहानपुर आदि नगरों में भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर चुकी थी। संक्षेप में अगर हम कहें तो 1600 से लेकर 1740 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्यतः एक व्यापारिक कंपनी की तरह काम करती रही और मुगलों के साथ उनके संघर्ष को अपवाद माना जा सकता है। अन्यथा भारत के वस्तुओं को यूरोप में बेचकर और यूरोपीय माल को भारत लाकर काफ़ी मुनाफा कमाना उसका मुख्य लक्ष्य रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो देश में उत्पन्न राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर कंपनी ने राजनीतिक प्रयास बढ़ाने शुरू कर दिए। जब तक फ्रांसीसियों के साथ में उनका संघर्ष नहीं हुआ तब तक जो है वह अंग्रेज भारत के अंदर खूब मुनाफा कमाने लग गए थे। यहाँ स्थिति जो है वह बहुत ही विकट हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो है वह मुग़लों का पतन हो रहा था, मुग़ल शासक जो है उत्तराधिकार के संघर्ष में जो है भारत की स्थिति को ख़राब कर रहे थे, केंद्रीकृत व्यवस्था टूट चुकी थी। और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं तो यहाँ शाही फरमान के चलते जो है वह बंगाल के अंदर व्यापार बढ़ाने की परमिशन अंग्रेज़ ले चुके हैं। ऑलरेडी मद्रास जो है और बंगाल, बिहार, उड़ीसा यहाँ पर व्यापार बढ़ा रहे हैं और बम्बई जो है वह अभी जो है बम्बई जो है वह दहेज के रूप में प्राप्त कर चुके हैं, तो यहाँ भी अपना जो है हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये एक सिनेरियो जो है, इस सिनेरियो के माध्यम से मैंने जो अंग्रेज़ों का या यूरोपीय कंपनी में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों की स्थिति है, इस स्थिति से मैंने आपको यह दर्शाने की कोशिश की है कि किस प्रकार भारत की उन परिस्थितियों में भारत की जो परिस्थितियाँ रही उन परिस्थितियों में अंग्रेज़ ने अपने आप को किस प्रकार स्थापित किया और किस प्रकार जो है वे भारत में स्थायी हुए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद में हम दूसरी कंपनी फ्रांसीसी को लाएंगे। अब फ्रांसीसी जो भारत में जब आ जाएगी तो दूसरी कंपनियों के मुकाबले फ्रांसीसी जो है वो अंग्रेज़ों से संघर्ष करेंगे और ये संघर्ष भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, मैं रोज़ाना आपको जो है ये कहता हूँ कि आप जो हैं वह पुराने वीडियो पहले देखें, उसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तब आपको जो है वह सारा जो परिदृश्य है वह समझ में आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पुराने वीडियो को देख चुके हैं और फिर आज का भी ये वीडियो देख रहे हैं और साथ साथ में जो है वह इसे राइट डाउन भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं। लिखते रहिए, साथ साथ में पढ़ते रहिए। कोई अगर जो है तथ्य आपको समझ में नहीं आया या डाउटफुल लग रहा है तो आप उसकी चर्चा मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहपाठियों को जो है इसका लाभ मिले उन्हें भी इसके बारे में बताइए। महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल से अन्य जो है आपके साथीगण हैं जो कि लॉकडाउन में नहीं पढ़ रहे हैं उनको जोड़ें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।